यस, क्वेश्चन रीड करो बेटा। A 2 kg object ओके, सो मास दे रखा है 2 kg, आगे पढ़ो। is moving at 3 meter per second. मतलब उसकी इनिशियल स्पीड दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड, आगे बढ़ो। A force F is applied ओके, in the direction of motion and then removed after the object has traveled an additional 5 meter in 1 second. मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम दे रखा है, Then डिस्प्लेसमेंट और work टाइम दे done by रखा this है। force is यस, तो वर्क डन पूछा है, वर्क डन का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, फाइंड क्या करना पड़ेगा, फोर्स। फोर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन से। मास दे रखा है, एक्सेलरेशन नहीं दिया, तो हमको बेसिकली क्वेश्चन में पूछा है कि एक्सेलरेशन ढूंढ के बता दो, राइट। तो एक्सेलरेशन ढूंढ लेते हैं। sir यू होता दिया है हुआ s है, is एस equal to दिया है, u टी के दिया है। half it is Yes, बहुत बढ़िया। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा लेते हैं। तो एस दे रखा है 5 मीटर, इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है 3, टाइम है 1 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3 इज 2 इज इक्वल्स टू ए बाई 2। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे ही हमने एक्सेलरेशन ढूंढ लिया, उसके बाद क्या करेंगे, एफ इक्वल्स टू एम ए। मास दे रखा है 2 इंटू एक्सेलरेशन निकाला 4, 4 टू जा 8 न्यूटन, ये फोर्स आ गया। फोर्स पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी दे रखा है 5 मीटर का। तो वर्क डन कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू 40 जूल, 8 इंटू 5। ओके ओके बेटा, okay चलो और क्या डाउट है, एमसीक्यू एक्सरसाइज में और कोई डाउट। सर एमसीक्यू में थर्ड एमसीक्यू में थर्ड, थर्ड का आंसर बेटा क्या है, देखो। अ बॉय होल्ड्स अ वेट ऑफ 40 न्यूटन इन आर्म लेंथ ऑफ 10 सेकंड, हिज आर्म इज 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, वर्क डन बाय द फोर्स द बॉय ऑन द वेट व्हाइल ही इज होल्डिंग इट। मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट को इसने पकड़ के रखा है। तो बेटा पकड़ के रखा है, क्या उसने डिस्प्लेस किया, क्या बॉय ने उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया? नहीं सर। हाँ या ना, डिस्प्लेस नहीं किया। डिस्प्लेस नहीं किया तो वर्क डन कितना, 0, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज 0। थर्ड का आंसर 0 आएगा। ओके ओके, हाँ सर। चलो और क्या डाउट, और कोई डाउट, सर एमसीक्यू में 7th अब कोई वाला डाउट है? हाँ, चेक करना है, राइट। सो दूसरा बताओ और क्या डाउट है। अब बात करते हैं होमवर्क असाइनमेंट 1 की। पेज नंबर 128 पे जो है होमवर्क असाइनमेंट 1, कोई डाउट है बताओ, क्या डाउट है। होमवर्क असाइनमेंट 1 7th में डाउट है। yes sir ये टोटल डाउट है क्या बोल रहे हो बेटा, यस 7th में डाउट है। A particle of mass 20 gram is thrown vertically upward with a speed of 10 meter per second. Find the work done by the force of gravity during the time particle goes up. क्वेश्चन समझ में आया? yes क्वेश्चन समझ में आया बेटा? क्या है, एक पार्टिकल है, उसको मैंने ऊपर फेंका, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। मास दे रखा है पार्टिकल का, मास दे रखा है क्या पार्टिकल का, 20 ग्राम sir yes क्या पार्टिकल का yes sir मास दे रखा है, कितना, कितना 20 दिया हुआ ग्राम है, 20 ग्राम। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना जरूरी है, हाँ या ना, yes राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मास लिखूंगा 20 ग्राम, 20 डिवाइडेड बाय 1000, इतना केजी आएगा। 0 0.02 से 0 एक बार गया, 0.02 केजी। ये मास दे रखा है, इनिशियल स्पीड दे रखी है हेलो सर। hello sir हेलो। शायद हेलो। सर का नेट है
आवाज आ रही है? यस यस अब आवाज आ रही है? ओके, स्क्रीन दिख रही है क्या? यस यस वीडियो दिख रहा है? यस सर। ओके चलो, सो बेटा क्या था क्वेश्चन? सो क्वेश्चन में ये दिया था कि भाई एक ऑब्जेक्ट को ऊपर हमने फेंका है, मास दे रखा है, उससे मैंने मास निकाला, सॉरी मास दिया ही हुआ था, केजी में कन्वर्ट किया, इनिशियल स्पीड 10 दे रखी है, फोर्स मैंने निकाला m इंटू जी करके 0.2 न्यूटन, राइट? अब क्या ये क्वेश्चन में ये दिया है कि ये जब तक ऊपर जा रहा है तब तक का वर्क डन निकालो। तो भाई वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो हम लोगों ने ढूंढ लिया 0.2 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट एस ढूंढना है कि भाई एस कितना होगा, मतलब ये ऊपर कब तक जाएगा वो ढूंढना है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, क्या करेंगे, ऊपर जब जाएगा तो वेलोसिटी कितनी, हाईएस्ट पॉइंट पे 0, तो u10 फाइनल वेलोसिटी v0 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सारी चीजें लगा लेते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as लगा लेंगे, उससे s आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। कैसे आएगा? क्या बेटा? a -10 कैसे आएगा? ये क्या है बेटा, ये ऑब्जेक्ट हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ये इस तरह के क्वेश्चन किए थे, जब भी कोई बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो उस पर ग्रेविटेशन नीचे की तरफ लगता है विथ अ वैल्यू ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया ना, ग्रेविटेशन चैप्टर में भी यही पढ़ा हमने, यस राइट? तो वो यूज किया है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर करेंगे तो 100 इज इक्वल्स टू 2 इंटू -10 इंटू एस, तो एस जो आएगा वो आ जाएगा 5 मीटर। ये करोगे तो ऐसा आएगा 5 मीटर, मतलब ऊपर कितना गया, 5 मीटर। अब बेटा वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछा है, तो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ग्रेविटी ने फोर्स लगाया नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर की तरफ, मतलब वर्क नेगेटिव आएगा। पहली बात कितना, 0.2 फोर्स लगा, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ जाएगा 0. कितना आएगा, 0.2 इंटू 5 करने से कितना आएगा भाई, -1 जूल। ओके, दिस इज फाइनल आंसर। ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया, 6 किया या कौन सा किया, 7 किया। 7th किया। 7 8th में भी कुछ प्रॉब्लम है ना? 8th का आंसर गलत है ऐसा बोल रहे हो? ओके, 8th एक बार देख लेते जल्दी से। चलो कोई सर वो क्वेश्चन रीड तो कर। आने ही वाला है, क्योंकि d cos 30 की वो वैल्यू √3/2 होती है। √3/2 होती है, यस। ओके, फिर भी एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी, मूव्स इट डिस्टेंस 4 मीटर इन हॉरिजॉन्टल सरफेस, कैलकुलेट द वर्क डन इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। हाँ सही है, गलत आंसर दिया है। ओके, 50 √3 आएगा, यही आएगा ना, या 100 √3 आएगा? सर उन्होंने सर, cos 100 60 करके किया था। 3 आएगा। यस, cos 30 करके करना है, cos 100 √3 30 आएगा। हाँ, cos 30 यूज करना है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका यूज करके आंसर आ जाएगा 100 उन्होंने √3। शायद 60 लिया ना सर, cos हाँ 60। वहाँ पे गलत किया हुआ है, यस यस, टाइपिंग मिस्टेक है, 100 √3 आना चाहिए। चलो सर। और कोई डाउट? हाँ बोलो। सर ये लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस है उसमें ये पार्ट है सर, एक सेकंड क्वेश्चन का, व्हाट विल हैपन टू द हाँ वर्क सर डन वो इफ समझ एंगल नहीं आया। between the direction of force and motion of the body is increased gradually, will it increase, decrease or remain constant? ओके, लॉन्ग में क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉर्मूला फॉर वर्क डन on a body moving in an angle direction of सर the वो force, तो हो use the गया। meaning of the okay, क्या समझ में, what will happen to the work done if the angle between the force and the motion is increased gradually? okay, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में ये कहा है कि भाई ये बॉक्स है, इस बॉक्स पे मान लो कुछ फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है, फोर्स जो लग रहा है वो कुछ ऐसा लग रहा है F। ओके, ये जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ये थीटा में धीरे धीरे क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, तो वर्क पे क्या फर्क पड़ेगा? तो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, वर्क डिक्रीज हो। राइट। अब कुछ नहीं देखना है बेटा, फोर्स तो उतना ही लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही हो रहा है, डिपेंड किस पे है, कॉस थीटा पे। तो बेटा देखो थीटा को इंक्रीज करते करते देखो कि कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो उसके लिए बेटा कॉस की वैल्यू तुमको पता है, कॉस 0 कितना होता है, तो मैंने टेबल बनाया था, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 लिखोगे तो कितना आएगा, 1/√2, cos 60 लिखोगे तो कितना आएगा, 1/2, cos 90 लिखोगे कितना आएगा, 0।
मतलब जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे कॉस की वैल्यू कम हो रही है, 1 से वो 0 पे Yes, पहुंच sir. गया। ओके मतलब क्या होगा कि भाई कॉस थीटा डिक्रीज होगा अगर थीटा इंक्रीज होगा, थीटा बढ़ने पे कॉस थीटा डिक्रीज होगा। ओके तो वर्क भी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। आया समझ में? लॉन्ग Yes. टाइप आंसर समझ में आ गया। चलो ओके और कोई डाउट? अब यहाँ तक और कोई डाउट है? सर जो होमवर्क असाइनमेंट में 3 और 4 है वो दोनों तो पहले से DPP 1 में पूछे, तो उनको वापस करने की पूछे थे जरूरत हाँ, है? नहीं चलेगा सर चलेगा चलेगा। हाँ बोलो। सर 90 के बाद नेगेटिव हो जाएगा तो वो मतलब वैसा लिख सकते हैं ना कि 90 के वर्जन बाद अभी भी भी डिक्रीज डिक्रीज ही होगा। होगा। हाँ हाँ 90 के बाद ओके डिक्रीज होगा। ओके कॉस सर 90 90 पे के 0 बाद होगा और ना? जाएंगे, 90 पे 0 और उसके बाद और जाओगे तो वापस डिक्रीज होता जाएगा। अच्छा कोई बता सकता है, कोई आंसर बता सकता है कि भाई साइन थीटा है और जो कॉस थीटा है, क्या कोई एंगल थीटा पे साइन थीटा की वैल्यू 2 आ सकती है या कॉस थीटा की वैल्यू 2 आ सकती है? क्या कोई ऐसा एंगल अवेलेबल है जिसके लिए साइन थीटा या कॉस थीटा की वैल्यू 2 आ जाए, ऐसा कुछ, या 1.5 आ जाए, ऐसा कुछ भी? क्या ये पॉसिबल है कि कोई एंगल के लिए साइन थीटा या कॉस थीटा की वैल्यू 2 आए? ये बेटा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पहले जो मैंने पढ़ा है ना उससे रिलेटेड है। क्या कोई ऐसा सर एंगल है 0.5 जो आ सकता है। नहीं 0.5 नहीं बोल रहा हूँ, 2 बोल रहा हूँ। 0.5 तो हमें पता ही है कि साइन के अंदर 30 पे आता है, कॉस के अंदर 60 पे होता है। 2 बोल रहा हूँ या फिर 1.2, 1 से ज्यादा साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है क्या, ये पूछना है बेसिकली मुझे। क्या साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है, ये क्वेश्चन है। बोलो जल्दी से आंसर बोलो। 1 से ज्यादा हो सकती है या नहीं हो सकती? नो सर। नो सर। नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती बताओ? 0 डिग्री से बोलो, कोई भी स्टूडेंट बोल सकता है बेटा। क्या साइन थीटा कॉस थीटा 1 से ज्यादा हो सकता है? बेटा सिंपल चीज है, मैं ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं पूछ रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा है उसी में से पूछ रहा हूँ। तुमको आंसर अब देना आना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए। चलो मैं हिंट दे देता हूँ। हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है वो लिख लेता हूँ मैं। अगर ये एबीसी है, ये एंगल थीटा है, तो साइन थीटा होता है सीबी डिवाइडेड बाई एसी। ओके और कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है AB या फिर BA डिवाइडेड बाई AC। इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है कोई एंगल के लिए? सर नहीं हाइपोटेन्यूज सर। अभी सबसे बड़ा ही होता है। हाँ सर फिर ये पाइथागोरस मेरे को ब्रेक हो आंसर जाएगा सुनना नहीं था। सर, तब। राइट AC जो गलत है हो वो जाए। हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस सब हमेशा बड़ा होगा, हाइपोटेन्यूस हमेशा बड़ा होगा, विच मीन्स यस CB या फिर AB जो है वो कभी भी AC से बड़े नहीं हो सकते। AC इज द मैक्सिमम लेंथ, तो AC मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन AB एज वेल एज CB। मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा बड़ा होगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑलवेज वन पॉइंट से में ही आएगी, लेस हमेशा होगी। पॉइंट में, 1 से छोटी होगी। तो बेटा साइन थीटा की कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी, और अगर देखें इस तरफ जाए तो -1 के अंदर, इसका रेंज ये होता है -1 से 1 के अंदर ही आती है। ओके यस चलो tan थीटा कुछ भी हो सकता है, tan थीटा की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो टाइम पास हो गया है ट्रिग्नोमेट्री पे। अब चलो अब कोई डाउट है बेटा वर्क में? वर्क में कोई डाउट? चलो फिर आगे हेडिंग डाल दो एनर्जी, आगे हेडिंग डाल दो एनर्जी, आगे हेडिंग डाल दो एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? तो भाई एनर्जी होता है एबिलिटी टू डू वर्क। अगर हमें वर्क करना है तो उसके लिए कुछ एबिलिटी होनी चाहिए। ओके उस एबिलिटी जो वर्क करने की हमारे पास जो कैपेसिटी है दैट इज नोन एज एनर्जी। तो सब लोग लिख लो, अपने अपने नोटबुक में लिखना स्टार्ट कर दो। एनर्जी, एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क,
एबिलिटी टू डू वर्क, वर्क करने की एबिलिटी को ही एनर्जी कहते हैं। लिख लो जल्दी से, साथ में ही लिखते जाना। ओके, एबिलिटी टू डू वर्क, इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा? तो बेटा जो वर्क करने की कैपेसिटी है, तो बेसिकली ये वर्क के साथ रिलेटेड ही है। अगर मेरे पास एनर्जी है तो मैं वर्क कर पाऊंगा। ओके, और उसका उल्टा भी अपोजिट है कि अगर किसी पे वर्क हो तो उसके अंदर एनर्जी आएगी। जैसे इस पेन को मैं फोर्स लगा के फेंक रहा हूँ, तो जो मैं वर्क कर रहा हूँ उसकी वजह से ये पेन में एक स्पीड आएगी, और उस वजह से उसके पास एक एनर्जी आती है, दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा हम लोग ये बोल सकते हैं कि वर्क और एनर्जी इंटर रिलेटेड है, और उसके ऐसा यूनिट भी सेम होंगे। तो भाई ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो जूल, जिसको मैं न्यूटन इंटू मीटर भी लिख सकता हूँ। एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। ओके, लिखते जाओ फटाफट। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसका भी यूनिट जूल है, जिसको न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, या फिर केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके, अर्ग में भी लिख सकते हैं ना? अर्ग में भी लिख सकते हैं, 10⁷ अर्ग। ओके, चलो जो सबसे छोटा यूनिट है बेटा एनर्जी का, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सबसे छोटा यूनिट जो है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 eV बोलते हैं, और वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो ये लिखना है तो लिख सकते हैं। इस चैप्टर में कुछ ज्यादा काम का नहीं है, 10th में आओगे तब काम चलेगा, काम पता चलेगा। ओके, तो सबसे स्मॉल यूनिट है एनर्जी का, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, 1.6 इंटू 10⁻19। उसके अलावा एक और यूनिट है जिसको कहते हैं कैलोरी। ओके, अब कैलोरी तो तुम सबने सुना होगा, राइट? बिकॉज बेटा हम लोग भी एनर्जी, हमको भी एनर्जी चाहिए कोई भी चीज करने के लिए, तो हम एनर्जी कहाँ से लेते हैं? फूड से लेते हैं। फूड के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? तो बोल सकते हैं फूड के अंदर केमिकल एनर्जी होती है। वो केमिकल एनर्जी हमारे बॉडी प्रोसेस करती है, जिसकी वजह से हम लोग और वर्क कर सके। तो फूड की एनर्जी जो मेजर करते हैं वो कैलोरी में करते हैं, और इसीलिए सुना होगा तुमने कि कैलोरी बर्न हो रही है, फैट बर्न हो रहा है। तो कैलोरी बर्न करने का मतलब क्या है? एनर्जी अपनी बर्न करना, अपना जो फैट है वो बर्न करना। तो कैलोरी बर्न करने का मतलब, कैलोरी का मतलब एक एनर्जी का यूनिट है, और 1 कैलोरी होता है 4.2 जूल। 1 कैलोरी कितना होता है? 4.2 अप्रोक्सीमेटली होता है, अगर देखा जाए तो ये होता है 4.18 जूल, जिसको अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल भी लिख सकते हैं, राइट? तो ये सारे यूनिट्स के बारे में लिख लो जल्दी जल्दी से। लिख लिया? यस सर। सर ये 1 कैल को Yes, प्रोनाउंस sir. कैसे करते हैं? कैलोरी, कैलोरी बोलते हैं इसको। हाँ ठीक है। इसकी बात करो, इसकी बात, हाँ कैलोरी बोलते हैं इसको। ओके, 1 कैलोरी। चलो बड़े आगे, कोई डाउट यहाँ तक? Yes, sir. ओके बेटा देखो, एनर्जी बहुत सारे टाइप की होती है, जैसे हो गई मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी, ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी। बेटा एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स है। एनर्जी है वो क्या है? बहुत सारे फॉर्म्स में आती है, राइट? बट उसमें से कुछ फॉर्म ही ऐसे हैं जो वर्क से रिलेट करते हैं। तो एक छोटा सा डिफरेंस है भाई, एनर्जी और वर्क के अंदर एक छोटा सा जो डिफरेंस है वो ये है कि एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स है, जबकि वर्क जब हम डिस्कस करते हैं तो वर्क एक तरह से बोल सकते हैं कि एनर्जी का जो मैकेनिकल चीज है वो देख रहा है। वर्क का मतलब क्या है? उसका मैकेनिकल एनर्जी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी का डिफरेंस मतलब क्या होता है? तो ध्यान से सुनना, ओके, ध्यान से सुनना। एक एप्पल पड़ा हुआ है, क्या एप्पल के पास कुछ एनर्जी है? क्या एप्पल के पास कोई एनर्जी है? नहीं। सब कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। हाँ सर, पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? वो तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है। सर यानी नॉर्मल एक बात करो, क्या सर एनर्जी ड्यू टू इट्स एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। उसके अलावा कोई एनर्जी है? उसके अलावा कोई एनर्जी है? इट्स मोशन। वो तो काइनेटिक होगी। ये तो तुम पढ़ाई बातें बोल रहे हो बेटा, स्कूल से पढ़ के आए हो, सोच के कुछ नहीं बोल रहे हो। चलो
मान लो मेरे पास ये एप्पल पड़ा है, ओके, इसका एप्पल का मास है 100 ग्राम, और मैंने एक दूसरा पत्थर ले लिया, उसके बाजू में रख दिया, इसके पास भी मास है 100 ग्राम। किसके पास ज्यादा एनर्जी है? दोनों एक जगह पे बैठे हुए, किसके पास ज्यादा एनर्जी है? सर आई थिंक एप्पल। एप्पल के पास ज्यादा एनर्जी है। बताओ भाई, किसके पास ज्यादा एनर्जी है? अरे आंसर दो यार, कुछ ना कुछ बोलो, भले ही झूठ बोलोगे तो भी चलेगा, गलत बोलोगे चलेगा, सर but सरफेस answer पे चाहिए। दोनों वैसे ड्रॉ किए वैसे ही हाँ है। सब कुछ है, सब नहीं, उसकी सरफेस भी मान लो ये एप्पल शेप का प्लास्टिक का एप्पल है, ऐसा मान लेते हैं। बस अगर तुमसे उसको कंफ्यूजन हो रहा है, ये प्लास्टिक का एप्पल है, ओके, शेप वेप सब कुछ सेम है। अब किसके पास ज्यादा एनर्जी है? सेम होगी। हाँ सेम एनर्जी होगी दोनों के पास। सर पता नहीं, सर गेस करते हैं। अच्छा ओके, और लोग बेटा, कोई और कोई? सर प्लास्टिक वाले एप्पल। हाँ प्लास्टिक वाला एप्पल की ज्यादा एनर्जी होगी, ऐसा बोल रहे हो तुम? हाँ सर। क्यों ऐसा बोल रहे हो? कोई रीजन है या ऐसे ही? अरे बोलो भाई। सर वो ऐसे गैस कर रहा वो कोई रीजन नहीं है, ऐसे ही टाइम पास चल रहा है। ओके बहुत बढ़िया, चलो कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से। सर तो बेटा एप्पल के पास केमिकल एनर्जी भी होगी। यस बेटा, ये किससे बना हुआ है, उसकी वजह से भी कुछ एनर्जी आती है, ओके, दैट इज नोन एज केमिकल एनर्जी, राइट। प्लास्टिक के पास भी केमिकल एनर्जी है, बट एप्पल जितनी नहीं है। या फिर मैं दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो मैंने दो वेसल लिए हैं, वेसल मतलब दो बर्तन लिए हैं, एक बर्तन में 100 ml पानी लिया, दूसरे बर्तन में 100 ml मान लो पेट्रोल लिया, क्या दोनों के पास सेम एनर्जी है? नहीं सर। नहीं सर। क्यों नहीं भाई? क्यों एनर्जी सेम नहीं है? बिकॉज केमिकल्स अलग अलग है। पेट्रोल को अगर मैं माचिस लगा दूंगा तो उससे हीट एनर्जी और प्रोड्यूस हो जाएगी। तो बेटा जो अंदर की एनर्जी है, इंटरनल मॉलिक्यूलर लेवल पे जो एनर्जी है, दैट इज नोन एज केमिकल एनर्जी, ओके। या फिर थर्मल एनर्जी भी होती है, ओके, टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी आती है दैट इज थर्मल एनर्जी। तो एनर्जी के बहुत सारे टाइप है, बट उन सारे टाइप से हम लोग वर्क की बात नहीं कर सकते, उस सारे टाइप से मैं वर्क को रिलेट नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? ओके, वर्क जो है वो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि ऊपर ऊपर की एनर्जी से रिलेट करता है। एनर्जी के बहुत सारे टाइप है, उसमें से हमको जो दिख रही है, ओके, या फिर ऐसा जिसको हम ज्यादा फील कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी जैसे कि हो गई काइनेटिक एनर्जी या फिर हो गई पोटेंशियल एनर्जी, ओके। इससे मैं वर्क को रिलेट करवा सकता हूँ कि भाई काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी से मैं वर्क को रिलेट कर सकता हूँ। बट केमिकल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उन सब से मैं वर्क को रिलेट नहीं कर सकता। ये बेसिक चीज समझ में आ रही है? ये समझ में आ रहा है? जैसे तुम्हें क्वेश्चन आएगा ऐसा कि एनर्जी भी वही है, उसका भी ऐसा यूनिट सेम है, वर्क का भी ऐसा यूनिट सेम है, तो डिफरेंस क्या है दोनों में? तो बेसिक डिफरेंस ये है कि एनर्जी एक बहुत ही बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसमें से वर्क जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी के अंदर कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। आया समझ में इतना? हाँ सर। कोई डाउट? हाँ सर। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया कि भाई वर्क एंड एनर्जी में क्या छोटा सा डिफरेंस है, वो समझ में आया? सर ओके हाँ बोलो बेटा। सर मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट के पास मैकेनिकल एनर्जी होगी तो वो कंपल्सरीली हाँ। वर्क कर ही रहा होगा। नहीं ऐसा नहीं बेटा, उल्टा बोल रहे हो तुम। अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास मैकेनिकल एनर्जी है, लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है, उसके पास एक ये स्पीड से जा रहा है, तो स्पीड से जा रहा है इसका मतलब उसके पास कौन सी एनर्जी है? ये हम लोग बाद में भी पढ़ने वाले थे, काइनेटिक एनर्जी। स्पीड की वजह से जो एनर्जी आती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो ये ऑब्जेक्ट अगर स्पीड से जा रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी आई है? काइनेटिक एनर्जी आई है। ये एनर्जी कहाँ से आई? कोई ऑब्जेक्ट के पास स्पीड कहाँ से आई? तो मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ी देर पहले अगर इस ऑब्जेक्ट को तुम देखते
तो हो सकता है कि ये रेस्ट पे खड़ा हो, इसका मोशन नहीं हो रहा हो, ऐसा बोल सकता हूँ, हाँ या ना? ओके, मान लो पहले ये रेस्ट पे है, अब क्या हो रहा है, अब बेटा अगर वो स्पीड में ला रहा हूं मैं उसको, तो इसका बेसिक मतलब क्या हुआ कि मैंने कुछ फोर्स लगाया होगा तभी ये मोशन में आया होगा, वरना विदाउट फोर्स क्या मोशन में आ सकता है? नहीं अरे बोलो हाँ No, ना? नहीं ओके, विदाउट फोर्स वो मोशन में नहीं आ सकता। ओके, मतलब क्या हुआ कि मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मैंने फोर्स लगाया, जब तक उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया तब मैंने उस पर फोर्स लगाया, फिर उसको छोड़ दिया, तो वो स्पीड v से जा रहा है। तो ये काइनेटिक एनर्जी आई कैसे? तो मैं बोल सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इस ऑब्जेक्ट में आने का रीजन क्या है, बिकॉज मैंने कुछ वर्क किया। समझ में आया? अगर मैंने ये वर्क नहीं किया होता, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इधर जो कर रहे हो तुम, अगर ये वर्क नहीं कर रहे होते तो ये काइनेटिक एनर्जी नहीं आती, अभी भी रेस्ट पे रहता वो। आ रहा है समझ में? यस यस सर। कोई डाउट? तो भाई सर मतलब एनर्जी का ऑब्जेक्ट अगर वर्क के वर्क साथ, में हाँ, होगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं वर्क कर रहा ऑब्जेक्ट होगा पे तो उसके अगर पास हम वर्क मैकेनिकल करेंगे, एनर्जी होगी। नहीं अभी भी तुम उल्टा बोल रहे हो, इस ऑब्जेक्ट पे मैंने वर्क किया, समझ में आ रहा ओके है? इस ऑब्जेक्ट पे हमने वर्क किया, उस वर्क की वजह से एनर्जी इसके अंदर आई। समझ में यस आया? मैं इस पेन को फेंक रहा हूं, अगर मैं इस पेन को फेंकूं तो मेरी कुछ एनर्जी खराब होगी ना, इस पेन यस में मेरी कुछ एनर्जी जाएगी, वो एनर्जी इसमें काइनेटिक एनर्जी के नाम पे स्टोर होके आगे बढ़ेगी। आया समझ में? यस सर। कोई डाउट यहां तक? तो वर्क और एनर्जी इस तरह से इंटर रिलेटेड होते हैं कि हम लोग जो भी वर्क कर रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। इन दिस केस वो कन्वर्ट किस में हुआ, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। कोई डाउट? चलो नहीं कोई सर। डाउट? आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक? सर, वर्क और एनर्जी का वो डिफरेंस बताए, वापस बता दो ना एक बार। हाँ, वर्क और एनर्जी का बेसिक डिफरेंस क्या है बेटा? तो एनर्जी जो है वो ब्रॉड लेवल पे बात हो रही है, एनर्जी बहुत सारे टाइप की होती है, जबकि वर्क जो है वो कुछ कुछ एनर्जी से रिलेट करता है, सभी से वो रिलेट नहीं कर सकते। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वर्क जो है वो एक कुछ इस तरह की एनर्जी है, या फिर उस कुछ इस तरह के एनर्जी से रिलेट रखता है जिसको मैं फील कर सकता हूँ। जैसे काइनेटिक एनर्जी हो गई, उसको मैं देख सकता हूँ कि हाँ इसके पास एनर्जी है, बट एक एप्पल है तो उसके अंदर कितनी केमिकल एनर्जी है उसके बारे में कुछ पता नहीं कर सकते। तो वर्क जो है वो मैं बोल सकता हूँ कि एनर्जी से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ, मतलब पर्टिकुलर एनर्जी से ही कुछ रिलेशन में है, सभी एनर्जी से रिलेशन में नहीं है। आया समझ में? हाँ सर, आया। राइट? ओके, और उसका अपोजिट अगर मैं कोई भी एनर्जी की बात करूं, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी से भी मैं वर्क कर सकता हूं या नहीं कर सकता? इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैं वर्क कर सकता हूं, क्या ये एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो सकती है? तो भाई हाँ हो सकती है। जैसे एक फैन है वो गोल घूम रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फैन मूव कर रहा है, मतलब वो कुछ ना कुछ वर्क हो रही है उसके ऊपर। कोई डाउट? नो सर। तो मैं इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वर्क में कन्वर्ट कर सकता हूँ। या फिर तुम्हारा जो कार का इंजन होता है, कार का इंजन अगर तुमने देखा होगा तो इंजन के अंदर क्या होता है, पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल में कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। उस केमिकल एनर्जी का यूज करके मैं कार को आगे बढ़ा रहा हूँ, मतलब वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, वर्क में कन्वर्ट हो सकती है, उसकी काइनेटिक में कन्वर्ट हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। समझ में आ गया? पर उल्टा पॉसिबल नहीं है, मैं वर्क करके केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। है समझ में ये? यस तो ऐसा बोल सकते हैं कि वर्क जो है वो मैक्रो लेवल, मैक्रो और माइक्रो दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं, अगर सुना होगा शायद तुमने, मैक्रो लेवल और दूसरा होता है माइक्रो लेवल। मैक्रो लेवल का मतलब होता है ऊपर ऊपर का,
जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो चीज मैक्रो लेवल बोल सकते हैं। माइक्रो लेवल मतलब उसके अंदर जो पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, उसके अंदर क्या फर्क आ रहा है, उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, उस लेवल को मैं माइक्रो बोल सकता हूँ। तो जो केमिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी हो गई, हीट एनर्जी हो गई, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, ये सारी क्या है, तो बोल सकते हैं कि ये सारी जो है वो माइक्रो लेवल की एनर्जी है। आया समझ में? यस। ये सारी माइक्रो लेवल की एनर्जी है। जबकि पोटेंशियल एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये सारी मैक्रो लेवल की एनर्जी है। मैक्रो लेवल की एनर्जी है। कौन कौन सी? काइनेटिक हो गई, पोटेंशियल हो गई, ये सारी मैक्रो लेवल की है। तो भाई इसको मैं वर्क से रिलेट कर सकता हूं, पर इसको वर्क से रिलेट नहीं कर सकता। कोई डाउट? नो सर। सर मतलब आ गया सारी समझ में इतना? एनर्जी यूज करके मतलब सारी टाइप की वर्क हम लोग निकाल सकते हैं। वर्क निकाल सकते हैं, यस। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैं वर्क कर सकता हूँ, हीट एनर्जी से भी वर्क कर सकता हूँ, केमिकल एनर्जी से भी वर्क कर सकता हूँ, पर अपोजिट पॉसिबल नहीं है। ओके, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आज डिराइव कर लेंगे, 3-4 मिनट है तो हो जाएगा। देखो ध्यान से, अगर मान लो एक बॉल है इधर जिसका मास m है, और थोड़ी देर के बाद ये मान लो अभी रेस्ट पे है, इनिशियल स्पीड 0 ले लेते हैं, फाइनल स्पीड v ले लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स लगा होगा, उस फोर्स की वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, और उसी की वजह से इधर वो एक v स्पीड से मूव करने लगा। जब इधर v स्पीड से मूव कर रहा है तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, हाँ या ना? यस सर। राइट, हाँ कुछ सर। स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी है, पर इधर उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। 0 है। अच्छा, मैंने वर्क कितना किया? तो वर्क मैंने किया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगा? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो? कोई डाउट इसमें? नहीं राइट। सर। अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है? तो थर्ड इक्वेशन लगाता हूँ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अगर यहाँ से देखने जाए u तो 0 है, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 2as। as की वैल्यू कितनी आई? v स्क्वायर बाई 2। तो ये जो as मैंने निकाला वो उधर डाल देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? m इंटू वी स्क्वायर बाई 2। मतलब ये क्या आया? ये आया 1/2। हाफ एम वी स्क्वायर, 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर। इतना मैंने वर्क किया बेटा। ये क्या किया मैंने? वर्क। और हम जो वर्क कर रहे हैं वही किस में कन्वर्ट हो रहा है? उसी वर्क की वजह से उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है। तो मैं लिख सकता हूँ कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन कितना हुआ? हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी के ई फाइनल माइनस इनिशियल कितनी थी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी। यस सर। तो जब कोई ऑब्जेक्ट v स्पीड से चल रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया काइनेटिक एनर्जी का। ओके, समझ में आया? हाफ एम वी स्क्वायर। यस तो सर। यहाँ तक आज करते हैं। ओके, चलो इसकी बेटा डेफिनेशन ये सब लिख सर लेना एक अपने सेकंड लिख लो। मॉड्यूल से लिख लेना, डायरेक्ट मिल जाएगी। ओके, मॉड्यूल से लिख लोगे तो मिल जाएगी डायरेक्ट। चलो बाय बाय। बाय सर। बाय सर। Bye, sir. Thank